हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। आप IAS वाली NCERT में जुड़े हुए हैं और ये क्लास मंडे टू फ्राइडे आपको शाम 6 बजे रेगुलर देखने को मिलेगी। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरी क्लासेस जो है पॉलिटी की वो आप मेरे साथ यहाँ पे कर पाएंगे। आपको रेगुलर बस इस सेशन के साथ जुड़ना है। साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों को जो NCERT पढ़ना चाहते हैं और उसको IAS के हिसाब से समझना चाहते हैं कि वो उसका उपयोग UPSC में किस ढंग से करेंगे, तो आपको इस क्लास के साथ हमेशा निरंतर जुड़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की विविधता पे और निष्कर्षतः हम लोगों ने ये देखा कि विविधता विशेषकर दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम विविधता में विशेषकर हमारा रहन सहन, खान पान, वस्त्र जो हम पहनते हैं उसको पहनने का ढंग, हमारे द्वारा जो भोजन वगैरह किया जाता है, बनाया जाता है, उसका जो ढंग है, तो विशेषकर ये विविधता देखा। इसके अलावा प्राकृतिक रूप में जो रंग रूप है, कदकाठी है और अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं वो जैसे दिखते हैं, उसे प्राकृतिक विविधता के रूप में हम लोगों ने देखा। विविधता के सकारात्मक स्वरूप की बात हमने की थी कि अगर विविधता के सकारात्मक स्वरूप की बात किया जाए तो वो हमें समृद्ध बनाती है। हमारे सामाजिक समृद्धता, आर्थिक समृद्धता, राजनीतिक समृद्धता, सांस्कृतिक समृद्धता, धार्मिक समृद्धता लाती है। वही नकारात्मक रूप की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें भी हमें देखने को मिलती है। आज हम लोग विविधता को समझेंगे कि आखिर ये विविधता की जो शुरुआत है, जो आज हमें वैश्विक विविधता दिखाई पड़ती है, ये कैसे शुरू हुई होगी। और विशेषकर हम इसी आधार पे आज भारत के दो छोरों, उत्तरी और दक्षिणी छोरों के एक एक क्षेत्र का स्थानीय स्तर पर उनके समस्त विविधताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए विविधता को हम कैसे समझ सकते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग पाते हैं कि विविधता की बात करें तो लगभग करीब 200 वर्ष पूर्व की बात है कि हमारे पास ना तो रेल था, ना तो हवाई जहाज़ थी, ना तो बस, ना तो कार। इस तरीके की कुछ भी चीज़ें जो थीं वो अपने पास नहीं थी। लोग पैदल यात्रा करते थे। बावजूद इसके लोग बड़ी लंबी लंबी यात्राएं उस समय भी किया करते थे। बहुत दूर दराज के देशों की यात्राएं किया करते थे। हम लोग जब अपने इतिहास में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि चीन से लोग भारत में आए, अरब से लोग भारत में आए और बाकी यूरोपियों ने तो समुद्री यात्रा करके भारत के लिए एक नया मार्ग ढूंढा ही। ये सब हम पढ़ते हैं। तो लोगों ने बड़ी बड़ी यात्राएं की और ये यात्राएं किस लिए की गई होंगी वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर ये यात्राएं की क्यों गई होंगी। तो हम लोग देखते हैं कि ये यात्राएं जमीन के रहने योग्य भूमि की तलाश के लिए की गई, खेती योग्य भूमि की तलाश के लिए की गई। और चूंकि ये यात्राएं बड़ी लंबी थी, बड़ी दूर की थी, लोग बहुत दूर दूर यात्राएं करते थे, तो अक्सर उन यात्राओं में जो मौसमी परिवर्तन होता था उसके कारण वो स्थिर भी हो जाते थे, रुक जाते थे। और जहां उन्हें अच्छी ज़मीन, भोजन की प्राप्ति होती थी वो वहाँ स्थायी रूप से भी बस जाते थे। कुछ लोग आगे जाते थे, कुछ लोग वहीं बस जाने का निर्णय लिया करते थे। इस तरीके से देखा जाए तो मानव का जो विस्तार है वो संपूर्ण पृथ्वी पे अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर भी रहने योग्य उसे व्यवस्था मिली, वो वहाँ अपने को रहना, अपने को रोकना शुरू कर दिया। अब ऐसी दशा में जब वो वहाँ रहने लगा तो उसकी जो शारीरिक बनावट है, उसके रंग रूप हैं, उस पर वहाँ के वातावरण का असर पड़ा। वहाँ के जो एनवायरनमेंट था उसमें जो जिन चीज़ों की उपलब्धता थी उसका उपयोग करके कुछ ने खेती करना शुरू किया, कुछ ने पशुपालन शुरू किया, कुछ लोगों ने व्यापार शुरू किया और इस तरीके से अलग अलग ढंग के, अलग अलग सामाजिक परिवेश के, अलग अलग रंग रूपों के और अलग अलग संस्कृतियों के, अलग अलग रोजगार करने वाले लोगों का समूह जगह जगह बनता चला गया। और वैश्विक संस्कृति के विविधता का जो मूल कारण था वो यही था
बाद में ये जो आवागमन, ये जो मिश्रण था, ये केवल खेती करने, आवास ढूंढने, रहने लायक ज़मीन ढूंढने के अलावा भी शुरू हुआ और बाद में युद्धों के माध्यम से एक दूसरे पे कब्जा करके स्थायी निवास बना लेने की प्रवृत्ति बढ़ी। आगे व्यापार बढ़ा तो व्यापार के कारण भी लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना जाना शुरू किए और ये जो आना जाना शुरू हुआ, इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे रहन सहन, वेशभूषा, इनका तो ज्ञान हुआ ही हुआ, संगीत, धर्म, इसी तरीके से जो उनकी संस्कृतियां थी उनका मेलजोल शुरू हुआ और पूरे दुनिया में इस तरीके से अलग अलग ढंग की विविधताएं जमी और इनके आपसी सम्मिश्रण से विविधताओं का एक दूसरे से ज्ञान हुआ, एक दूसरे का परिचय हुआ। लिहाजा इस सम्मिश्रण में जिनको जिस संस्कृति की जो चीज़ें अच्छी लगी उन्होंने अपने में भी अपना लिया और विशिष्ट संस्कृतियों का, विशिष्ट विविधताओं का इस तरीके से जन्म हुआ। अगर हम देखें अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें ये पता लगता है कि किस तरीके से विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ता है और कैसे नई संस्कृतियाँ विविधता के रूप में संपन्न होती हैं और नया स्थान प्राप्त करती हैं। जैसे लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे विविधता उत्पन्न होती है। पहाड़ों में रहने वाले लोग अलग ढंग से सामंजस्य बैठाते हैं। जैसे पहाड़ों में रहने वाले लोगों को आप देखोगे तो उनका जो शारीरिक बनावट है और उनके जो पैर के पंजे हैं वो बड़े होते हैं और शारीरिक बनावट में उनके कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो छोटा होता है और कमर के ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो पहाड़ों पे चढ़ने के दौरान उनको बैलेंस बनाना होता है, तो उनका आगे की ओर झुकाव होता है। तो ऐसी स्थिति में उनका शारीरिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ऐसे ही ठंडे प्रदेश के लोग जो है वो कदकाठी से ठीक होते हैं, गर्म प्रदेश के लोग थोड़े से अलग ढंग के होते हैं। इसी तरीके से पहाड़ों में रहने वाले लोगों की हाइट थोड़ी छोटी भी होती है, आपने देखा होगा, आँख छोटी होती है, तो रंग जो है वो अलग ढंग का आपको देखने को मिलता है और गर्म प्रदेशों वाले के रंग अलग ढंग से देखने को मिलता है। तो विविधता उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण अगर आप पूछो तो वो जलवायु है। भौगोलिक कारण सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी विविधता जिस बात पर निर्भर करती है वो है भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक स्थितियों के उदाहरण से हम समझेंगे अभी भारत के संबंध में कि कैसे संस्कृतियां, सब कुछ, धर्म, बाकी चीज़ें अलग थलग हमें अलग अलग रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले में बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। लोगों के कपड़ों में, आदतों में, खान पान में, रहन सहन में, आवास में, सब जगह आपको अंतर दिखेगा। इसी तरीके से जो लोग शहरी इलाकों में रह रहे हैं और जो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं उसमें भी अंतर देखने को मिलेगा। ग्रामीण इलाके के लोग अन्न उत्पन्न करते हैं तो उनकी स्वनिर्भरता, आत्मनिर्भरता होती है, वहीं शहर वाले लोग पूरी तरीके से बाजार पर निर्भर होते हैं। तो शहरी गतिविधियाँ, शहरी रहन सहन अलग, संस्कृतियाँ अलग, और ग्रामीण रहन सहन, ग्रामीण संस्कृतियाँ अलग, दर्शन भी उनके उसी तरीके से अलग होंगे। तो इन बातों पे हमें ध्यान देना होता है और इस तरीके से हमारे यहाँ बनती है पूरी तरीके की विविधता। आइए विविधता को समझते हैं थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से। एक तरफ हम देखेंगे कि हमारा जो देश का उत्तरी छोर है, एकदम उत्तर में, सुदूर उत्तर में हमें लद्दाख क्षेत्र देखने को मिलता है। वहीं अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में हमें केरल देखने को मिलता है। आइए लद्दाख की विविधता समझने से पहले एक छोटी सी सूचना है जो आप तक जानी चाहिए। अगर आप यूपीएससी 2025 के लिए तैयार हो रहे हैं या 26 के लिए तैयार हो रहे हैं और आपने ये तय किया है कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप तैयार करेंगे, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है या फिर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शनल आपको तैयार करना चाहिए, तो अभी जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये ऑप्शनल का भी सब्जेक्ट है। ये जो पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं ये आपके पीएसआई आ रहा है ऑप्शनल। अगर आप राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध हिंदी माध्यम में एज ए ऑप्शनल तैयार करना चाहते हैं तो आपके पास स्टडी आईक्यू आपको बैच उपलब्ध करा रहा है। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है कि हर दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 3 घंटे की लाइव क्लासेज ऑप्शनल की होती है। अगर आप अभी 10 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है, अगर इस बैच के साथ आप जुड़ते हैं
तो आपको एक तो AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 14,999 रुपये में आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा कि ये बैच आपका फरवरी लास्ट तक 5 मार्च तक खत्म हो जाएगा, और 25 का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आपके पास पूरा टाइम मिलेगा कि आप पूरा PT फोकस कर पाएं। और जैसे ही PT होगा, प्रारंभिक परीक्षा आपके पास करेंगे, प्रीलिम्स पास करेंगे, तत्क्षण आपको केवल इसकी टेस्ट सीरीज देनी होगी, पढ़ना नहीं होगा। और अगर पढ़ने के लिए ये बचा रहा तो आपका मेंस कभी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अगर 25 का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप लेट हो गए हैं, और अगर 26 का एग्जाम दे रहे हैं तो लेट हो रहे हैं, अभी से आपको ऑप्शनल अपना तैयार कर लेना चाहिए। तो इस ऑप्शनल के साथ जुड़ेंगे, कंप्लीट नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, लाइव आंसर राइटिंग है, और 3 घंटे की लाइव क्लासेज है जिसमें 2.5 घंटे क्लास होती है, आधे घंटे का डाउट सेशन भी आपको मिलता है। तो आप जुड़ सकते हैं AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ। इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। आइए अपने विषय पे वापस चलते हैं। लद्दाख की पहले विविधता देखते हैं। पहले लद्दाख की विविधता देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग ये पाते हैं कि लद्दाख की अगर हम बात करें तो हम लोग पाते हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। जब बात रेगिस्तान की होती है, देखिए जब बात रेगिस्तान की होती है, अक्सर ध्यान रखिएगा, जब हम लोग रेगिस्तान की बात करते हैं, रेगिस्तान है ना, इसको मरुस्थल भी कहते हैं, मरुस्थल भी कहते हैं, अंग्रेजी में डेजर्ट कहलाता है। तो अक्सर आप लोगों के दिमाग में रेगिस्तान का मतलब वो गर्म रेत, बालू और उसके टीले आपको नजर आते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान 2 प्रकार का होता है। ठंडा रेगिस्तान होते हैं और गर्म रेगिस्तान होते हैं। ठंडे रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान दोनों ही प्रकार के रेगिस्तान होते हैं। तो इस दुनिया में जो रेगिस्तान है वो बड़े रेगिस्तान दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे मंगोलिया का रेगिस्तान, तो मंगोलिया का रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान है। पूरा का पूरा जो साइबेरिया का क्षेत्र है वो भी तो रेगिस्तान ही है, कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान। और वहीं पे जब हम बात करते हैं सहारा के मरुस्थल की, जब हम बात करते हैं थार के मरुस्थल की, तब ऐसे जो मरुस्थल हैं ये गर्म मरुस्थल हैं। तो जब हम रेगिस्तान की बात करें तो आपको ये रेगिस्तान जो लद्दाख का रेगिस्तान है, इसको आप राजस्थान के थार रेगिस्तान से तुलना न करें, ये वैसा नहीं। थार रेगिस्तान गर्म है, ये ठंडा रेगिस्तान होता है। आप देखेंगे रेगिस्तान ठंडा हो या गर्म हो, खेती पॉसिबल नहीं होती, खेती करना वहाँ पर बहुत हद तक संभव नहीं होता है। तो खेती यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत हद तक संभव नहीं है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये वर्ष भर बर्फ किससे ढका रहता है। इनकी जो पहाड़ियाँ हैं ये पूरी तरीके से बर्फ से ढकी रहती हैं। लद्दाख क्षेत्र में आपको बड़े बड़े जो भारत के हिमालय क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं वो देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है। बारिश के मामले में देखें तो बारिश यहाँ पे तो होती ही नहीं है, न के बराबर बारिश होती है। इसके अलावा ये इलाका पूरी तरीके से बर्फ से ढका है। पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत कम ही उग पाते हैं, और पानी के लिए लोग गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलते हैं तो उस पर लोग पानी के लिए उनकी निर्भरता जो है वो बनी रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद व्यापार के लिए ये एक अच्छा रास्ता माना गया। क्यों व्यापार के लिए अच्छा रास्ता माना गया? क्योंकि यहाँ से कई सारे दर्रे गुजरते हैं जो चीन तक जाते हैं, जो तिब्बत तक जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो व्यापारिक मार्ग थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो यहाँ के दर्रों से होकर हो जाते थे। इसलिए व्यापारी इस तरफ आकर्षित हुए। अब आप कहेंगे सर यहाँ ना तो खेती है, ना तो यहाँ पे कोई वैसा विकास है, फिर व्यापारी क्यों इस तरफ आकर्षित होते हैं? क्योंकि कुछ विशेष संस्कृतियों के कारण, इनके विशेष स्थिति के कारण कुछ ऐसी विशिष्ट चीजें यहाँ पर उभरी जिनके लिए व्यापारी इस क्षेत्र तक आए। दूसरा, यहाँ का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर था, उस भौगोलिक स्ट्रक्चर के कारण यहाँ से हिमालय पार करके चीन की तरफ जाना आसान था, तिब्बत की तरफ जाना आसान था। इसलिए भी इस मार्ग के कारण यहाँ पे लोग आकर्षित हुए। आप देखेंगे कई सारी घाटियाँ हैं जिनसे मध्य एशिया के काफिले गुजरते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। अपने आप में यहाँ पर देखा जाए तो मसाला, कच्चा रेशम, दरिया, ये लेकर व्यापार होता था।
मसाले जो कि अन्य जगहों से होते थे इस क्षेत्र के माध्यम से अन्य देशों को दिए जाते थे। रेशम जो कि उस तरफ हुआ करता था उसका हम लोग आयात किया करते थे, तो और खुद भी नॉर्थ ईस्ट में रेशम का खेती करके उसका व्यापार किया जाता था। तो इस तरीके से अब देखिए लद्दाख के रास्ते ही अगर हम देखें तो धार्मिक विस्तार भी हुआ। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा और तिब्बत से आप देखेंगे तो आगे चीन तक बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ उसके लिए भी ये क्षेत्र, क्योंकि रास्ता था इसलिए लोग इस तरफ आकर्षित हुए। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों ने का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही मौखिक समृद्ध मौखिक संग्रह है, लिखित संग्रह तो कम है लेकिन मौखिक संग्रह है लद्दाख में गानों और कविताओं का। यहाँ का एक प्रमुख जो साहित्य है, ग्रंथ है, उसको केसर सागा के नाम से जानते हैं। और ये जो केसर सागा है ये विशेषकर इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि मुसलमान और बौद्ध दोनों के ही जो लोग हैं वो इसमें लिखी गई चीज़ों का पालन करते हैं और इसमें लिखे गए जो नृत्य हैं, इसमें लिखे गए जो नाटक बताए गए हैं उनका दोनों ही अनुपालन करते हैं, दोनों ही उसका उपयोग करते हैं। तो बौद्ध धर्मानुयायी और इस्लाम धर्मानुयायी दोनों ही इस संस्कृति को मानते हैं, आप देखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करेंगे तो यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिसको पश्मीना भेड़ कहते हैं। और इस पश्मीना भेड़ से जो ऊन प्राप्त होता है, ऊन वो बहुत ही कीमती होता है। पश्मीना भेड़ से जो ऊन प्राप्त होता है बहुत कीमती होता है, इसीलिए पश्मीना शाल बहुत महंगी होती है। उसी ऊन से ये लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं, देसी तरीके से हस्त निर्मित होता है, हाथ से बुना हुआ होता है। और पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है क्योंकि लद्दाख से ज़्यादा ठंड बर्दाश्त करने वाले लोग भारत में नहीं पाए जाते, सर्वाधिक ठंड लद्दाख में होती है। और ये लोग उस भेड़ से प्राप्त जो ऊन होता है उसकी शॉल बनाते हैं जो कि बहुत हल्की और बहुत गर्म करने वाली होती है। ऐसी स्थिति में देखेंगे लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। ज़्यादातर ये शाल लद्दाख की बजाय कश्मीर में बुनी जाती है, ये हम लोग जानते हैं, इसीलिए लोग कश्मीर से शॉल लेके आते हैं। यहाँ की बात करें तो दूध से बने जो पदार्थ हैं जैसे मक्खन हो गया, चीज हो गया, छेना हो गया, ये सब खान पान इनका है। तो विशेषकर ये दूध से बनी चीज़ें खाते हैं और मांस खाते हैं क्योंकि यहाँ पर खेती वगैरह होती नहीं है। तो ये भेड़ पालन करते हैं और पशुपालन करते हैं, उनसे दूध और मांस की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर आहार इनका ये है, या कुछ ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मिलते हैं तो वो इनके आहार का हिस्सा होता है। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं है कि व्यापारी आकर्षित नहीं होंगे, रेगिस्तान भले ही है लेकिन वहाँ का भौगोलिक वातावरण इस तरीके से है जो किसी विशेष क्षेत्र को कनेक्ट करता है, या वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत विशिष्ट हैं, तो इसके कारण व्यापारी आकर्षित होते हैं, समृद्ध क्षेत्रों में भी और ऐसे क्षेत्रों में भी होते हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे भौगोलिक कारणों से वहाँ के खान पान में चीज़ें अलग हैं, वहाँ के रहन सहन में चीज़ें अलग हैं, उसे आपने देखा। अब हम लोग केरल की बात करते हैं। दूसरा किसकी बात करते हैं? केरल की बात करते हैं। केरल की बात अगर हम लोग करें, केरल की बात करें तो हम लोग पाते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में आपको केरल जो है वो बसा हुआ मिलेगा। देखिए अगर हम केरल की बात करें तो हम पाते हैं कि केरल जो है यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है केरल। अगर देखा जाए तो ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, अगर देखा जाए तो ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, उससे घिरा हुआ आपको देखने को मिलता है। अगर हम इनकी बात करें तो हम पाते हैं कि एक तरफ समुद्र है इसके, तो दूसरी तरफ इसके पहाड़ियाँ हैं। और ये जो पहाड़ी क्षेत्र है और इसके बीच का जो ढालान है उस पे विशेषकर बागवानी कृषि होती है, बागवान होता है यहाँ पर, बागवानी ठीक ठाक मामले में होती है। साथ ही साथ काली मिर्च, लौंग, इलायची जैसे जो मसाले हैं वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर उगाए जाते हैं और इन मसालों के कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापारी आकर्षित हुए। ये क्षेत्र कहा जाए तो दक्षिण में भारत के द्वार जैसा है। समुद्री मार्ग से पहली बार जब वास्को डी गामा ने भी
प्रयास किया भारत आने का, तो वो भी यहीं केरल पहुंचे था। क्योंकि ये क्षेत्र समुद्री मार्ग से अफ्रीका से जुड़ता है, अरब से जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो अरबी यात्री थे वो भी आए। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए, और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे, और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी वहीं जाता है, उन्हीं को जाता है। केरल देखेंगे धार्मिक मामलों में भी बहुत समृद्ध है। केरल में बड़ी जनसंख्या आपको मुसलमानों की, बड़ी जनसंख्या आपको ईसाइयों की मिल जाएगी आसानी से। अरब से कई व्यापारी यहाँ पर आके बस भी गए, जैसे इब्न बतूता की बात करें, करीब 700 साल पहले यहाँ पे आए थे, और अपने यात्रा वृत्तांत पे उन्होंने मुसलमानों के जीवन का विवरण भी यहाँ पे लिखा था कि मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत है इस क्षेत्र में। ऐसा इब्न बतूता ने अपने जो संग्रह था उसमें उन्होंने लिखा था। वास्को डी गामा की बात करें तो पानी की जहाज से पहुँचने वाला पहला पुर्तगाली यूरोपी था, जो यहीं पर केरल में ही पहुंचा था। सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण आप देखेंगे तो केरल के लोग अब विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। ये जो इतिहास में अलग अलग धर्मों से उनका परिचय हुआ, तो वर्तमान में वहाँ केरल में विविधताएं, धार्मिक विविधताएं बढ़ गई, और धार्मिक विविधताओं के साथ सांस्कृतिक विविधताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि धर्म संस्कृति का एक हिस्सा है। ऐसी दशा में आप देखेंगे तो यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म सभी अनुयायी यहाँ पर पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार का मार्शल आर्ट आपने देखा होगा यहाँ पे। चीन के व्यापारी भी केरल आए, ध्यान रखिए, चीन के जो व्यापारी थे वो भी केरल आए, और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल होता है, वो चीनी जाल ही है। तो चीनी जिस जाल का उपयोग करते हैं हूबहू वैसे जाल का उपयोग यहाँ पे करने को देखा जाता है, मिलता है। इसी तरीके से तलने के लिए लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, उसे यहाँ पे चीना चट्टी कहते हैं। जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसको चीना चट्टी कहते हैं, मतलब उसका भी आगमन चीन से हुआ है। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी व्युत्पत्ति वहाँ पर हुई है। केरल की जो ज़मीन है वो भी उपजाऊ है, चावल की खेती के लिए, बागवानी की खेती के लिए ये बड़ा उपयोगी है। और केरल की स्थिति ऐसी है कि लगभग यहाँ पे जो मानसून है वो दोनों मानसून से यहाँ पे वर्षा प्राप्त हो जाती है। लगभग दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रारंभ भी केरल से होता है, और जब हम बात करते हैं शीतकालीन मानसून, तो शीतकालीन मानसून से भी केरल के पश्चिमी तट पे ठीक ठाक वर्षा मिल जाती है। इसलिए वनों से ढका हुआ है, सदाबहार वनों की भी यहाँ बड़ी मात्रा है। सबसे ज़्यादा अधिक बारिश प्राप्त करने के कारण जो जैव विविधता होती है, उस जैव विविधता का जो हॉटस्पॉट है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा केरल में। इसलिए केरल में जलवायु विविधता तो पाई जाती है, इसके साथ साथ आप वनस्पतिगत विविधता, सांस्कृतिक विविधता आप देखेंगे तो वो भी बड़ी मात्रा में आपको पाई जाती है। इसी तरीके से अगर आप जानवरों की बात करेंगे, पशु पक्षियों की बात करेंगे, तो सर्वाधिक विविधता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए जो हॉटस्पॉट कहा जाता है विविधता का, वो केरल में आपको देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि केरल की विविधता सभी प्रकार से आपको देखने को मिल रही है। अब इस तरीके से अगर हम तुलना करें केरल और लद्दाख में, तो हम पाएंगे कि दोनों चीज़ों में बड़ा अलगाव है। दोनों ही अलग अलग धर्मा अवलंबी हैं, दोनों की स्थितियां अलग हैं। केरल गर्म क्षेत्र है, लद्दाख ठंडा क्षेत्र है। केरल बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता, जलवायुगत विविधता, वनस्पतिक विविधता, जैव विविधता को धारण करता है। वहीं लद्दाख बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा विविधताएं नहीं पाई जाती। एक समान धर्म के ज़्यादा लोग वहाँ पे पालन करने वाले, एक संस्कृति के पालन करने वाले सरल लोग हैं। उनका बहुत जटिल स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि केरल में बहुत जटिल है। शिक्षा के मामले में लद्दाख आप देखेंगे बहुत पीछे दिखेगा, केरल बहुत आगे दिखेगा। तो इन सब के पीछे जलवायुगत कारण के साथ साथ ऐतिहासिक कारण महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। दोनों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोनों में देखा जाए तो सांस्कृतिक प्रभाव इनके जलवायु का है, और सांस्कृतिक प्रभाव देखा जाए तो इनके इतिहास का है।
दोनों ही क्षेत्रों में हम देखेंगे तो चीन और अरब से व्यापारी आए थे, वो चाहे केरल हो या वो चाहे लद्दाख हो। इसी तरीके से हम देखेंगे कि दोनों ही जगहों पे हमें मसालों का व्यापार देखने को मिला, एक जगह खेती एक जगह व्यापार। इसी तरीके से लद्दाख की भौगोलिक स्थिति में ऊन महत्वपूर्ण है तो केरल की भौगोलिक स्थिति में मसाले आदि महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक जीवन का इतिहास भी देखें तो काफ़ी गहरा रिश्ता देखने को मिलता है। तो ये जो विविधता है ये संस्कृतियों में अलग अलग दिखता है, जिसमें आपको एक जगह से दूसरी जगह पे सब चीज़, आपको रीति रिवाज, जीने का तरीका सब अलग अलग दिखता है। इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो विविधता में एकता का एक फंडा है जो अक्सर हमें समृद्धता की ओर ले जाता है, जो ये बताता है कि विविधता हमें नुकसान नहीं बल्कि लाभ पहुंचाती। और इस विविधता को सकारात्मक स्वरूप में देखने का एक अच्छा तरीका है कि हम अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको देखें। अगर हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन को देखें, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन को देखें तो हम आसानी से इन विविधताओं के सकारात्मक स्वरूप को, अच्छाइयों को समझ सकते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से हम अलग अलग दिखते हों लेकिन भावात्मक रूप से हम एक हैं। और इसके लिए आप राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे तो जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो हमने मांगा कि ये भौगोलिक स्थिति एक है और इसका अपना एक नाम है। हम सब अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज का पालन करते हैं, बावजूद इसके आपस में हमारी एक एकता होनी चाहिए। और उसकी बात करेंगे तो विविधता में एकता अगर हम देखना चाहें तो हमें ये आसानी से दिख सकता है। विविधता में एकता, हमने देखा कि विभिन्न धर्म भाषा के रहने वाले लोगों ने मिलकर एक साथ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयाँ लड़ी। अलग अलग परिवेशों के लोग इसमें शामिल थे और सब इकट्ठे जेल गए थे। अंग्रेजों का सबने अपने अपने तरीके से विरोध किया, जिसके पास जो था, जैसा था वैसा लोगों ने, आप देखेंगे तो उन्होंने विरोध किया था। काफ़ी विविधताएं थी। अंग्रेजों को क्या लगा था कि वो भारत में आएंगे और इतना ज़्यादा जो विविधता है इसमें फूट डालेंगे और सदा राज करते रहेंगे, आपस में लोगों को लड़ाते रहेंगे। लेकिन राष्ट्रवाद की भावना जो कि सांस्कृतिक एकता की बात करती है वो आपस में जुड़ी और उसके बाद इतनी विविधता के बावजूद सारे लोग मिल के लड़े, एक साथ मिल के लड़े और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई ऐसे नारे दिए गए और इस आधार पे चीज़ें आगे बढ़ी गई। इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारे गीत लिखे गए, जिन गीतों में हमारी सांस्कृतिक विविधता को आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया और बताने का प्रयास किया गया कि हम सब एक हैं। ऐसे में देखेंगे कि उस समय कुछ गीत है जो बड़ी तेज़ी से गाए जाते थे, राष्ट्रीय आंदोलनों में मंचों पे सुनाए जाते थे, जैसे दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सैयादे हमारे चुन चुन कर फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे भूल न जाना, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र है दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। और इसमें जब हम अगली लाइन में आएंगे तो हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। और नीचे जब हम जाएंगे तो कुछ और चीज़ है, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, उनके कब्र पे दो आंसू बहा के जाना। ये जो गीत है, ये गीत दिखाता है कि भले ही विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न स्थानों से आने वाले लोग हैं, लेकिन सबके मन में एक ही बात है कि हम एक हैं। तो ये जो विविधता है ये एकता को मजबूत करने की बात है। विविधता जो है वो एकता को मजबूत करने की बात है। एक फ़ोटो दिख रही है आपको, ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे भाषण देते हुए पंडित नेहरू दिख रहे हैं। क्या भीड़ दिख रही है और इस भीड़ में सब लोग शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। तो ये जो गीत आपने देखा ये अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गढ़ा गया था, बनाया गया था और सारे लोगों ने इसको गाया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, बच्चे सब लोग शामिल थे और सारे लोगों ने मिलकर विरोध किया अंग्रेज़ों का। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है ये स्पष्ट करता है कि भले ही सांस्कृतिक विविधता हो,
लेकिन सांस्कृतिक विविधता में महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए एकता हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान भी देखें, उसमें भी हम एकता की अभिव्यक्ति देखते हैं। किस तरीके से हमारे राष्ट्रगान में भी सारी एकता के बारे में बात की गई है, वो आप देख सकते हैं। तो ये था आपका विविधता के संबंध में समझ, जिससे आप ये समझ पाते हैं कि विविधता हमारे लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि हमारे लिए अच्छाई हो सकती है। विविधता के कारण हमारे यहाँ विभिन्न तरीके की चीज़ें, विभिन्न प्रकार का उत्सव देखने को मिलता है। भारत को आज इतनी समृद्ध विविधता के कारण ही उत्सवों का देश कहा जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि बकरीद ख़त्म हुई, फिर आपने देखा कि एक दूसरा त्यौहार आया, आपने देखा होली आई, आपने देखा नवरात्र आ गया, फिर रमज़ान होगा, है ना, और फिर दुर्गा पूजा होगा, फिर आगे ईद होगी, फिर क्रिसमस होगा, अभी गणेश चतुर्थी थी, है ना, कल, फिर अब तीज का व्रत था। तो ये इतना ज़्यादा उत्सव है, और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि सांस्कृतिक विविधता है। यही कारण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे, उनके स्कूलों में आप देखो सारे त्यौहार, सारे उत्सव सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगे कि हमारा देश सांस्कृतिक मामले में कितना सक्षम है, कितना समृद्ध है। ये उन्हें पता लग सके कि कितनी समृद्धता है, ठीक है ना, कितनी समृद्धता है, ये पता लग सके, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अंत में आज की क्लास समाप्त करने से पहले मैं आपको सूचना दे दूं कि 10 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है प्रतिज्ञा प्लस लॉन्ग टर्म P2I के नाम से, आप इसको लॉन्ग टर्म बैच के नाम से आप जानते हैं। ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है, और इसमें भी 10 तारीख से क्लास आपकी शुरू हो रही है शाम 6 बजे से। अगर 2026 के लिए आप प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म खरीदते हैं तो आपको फीस 30,999 देनी होगी, और 27 के लिए चाहते हैं कि 27 तक वो चले तो आपको 5,000 और ऐड करना होगा। 35,999 रुपये में लॉन्ग टर्म बैच मिलेगा, मतलब आपकी वैलिडिटी 2027 की तैयारी तक होगी, ठीक है। आप इसमें कोर्स को दोहरा पाएंगे, और बाकी प्रतिज्ञा के जो फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे ही। अगर आप 2026 के लिए बैच लेते हैं और 26 की प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, पूरी फ़ी रिफंड है। 27 के लिए लेंगे तो 27 की प्रारंभिक परीक्षा पास करने तक पूरी फ़ी आप रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 27 तक के लिए एडमिशन लेते हैं और 26 का प्री देते हैं, फिर भी 26 का प्री निकालने पे आपको जो फ़ी है वो रिफंड हो जाएगी। 18 बुकों का सेट जाता है, बेसिक अलग से कराया जाता है, NCERT का कोर्स इसके अंतर्गत आपको फ्री मिल जाता है। इसके अलावा सीरीज होती है, SIP प्रोग्राम होता है, सक्सेस इन प्रीलिम्स, MRP प्रोग्राम होता है। आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए स्टडी IQ आपको दिल्ली बुला के ऑफलाइन मॉडल में आपकी तैयारी कराता है, जिसमें आपको 1 भी रुपया देना नहीं होता है, मतलब 0 पैसे पे सारी तैयारी हो सकती है। तो मैं अपेक्षा करूंगा अगर 26 की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस बैच के साथ जुड़िए, जो कि 10 सितंबर से शुरू हो रहा है, 10 सितंबर से शुरू हो रहा है। और अगर 27 के लिए तैयार होना चाहते हैं, आफ्टर 10+2 वाली तैयारी करना चाहते हैं, आपने 12वीं पास कर लिया और अब कोई बैच चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म प्रतिज्ञा बैच ले सकते हैं, मतलब पूरी फीस भी आपको रिफंड हो जाएगी तैयारी के बाद प्रारंभिक परीक्षा मात्र निकाल लेने से। तो ठीक है, तो इस क्लास को आप आगे अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करिए, इस जानकारी को शेयर करिए। कल फिर हम लोग अपनी क्लास में जुड़ेंगे, और कल हम लोग NCERT जब पढ़ेंगे तो NCERT में हम जो इकाई शुरू करेंगे, दूसरी इकाई सेकंड, वो होगी सरकार। तो कल हम लोग गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, सरकार से हम क्या समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। और अगर किसी सूचना की जानकारी चाहिए, बैच से संबंध में कोई जानकारी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मेरा दिया होगा अमरेंद्र पांडे नोट्स के नाम से, उस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा, आपको सारी PDF वगैरह वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।